सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज ही मानक बने हुए हैं। श्री कल्याण सिंह जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख की, बहुत ही पीड़ा की बात है। प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। राष्ट्रवादी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के अभिभावक वो रहे। उनके तर्क, उनके भाषण आज भी याद किए जा रहे हैं। रामलला बनाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से कल्याण सिंह जी को याद कर रहा है। सबके अपने अपने अनुभव है, तमाम लीडरों के अपने अपने अनुभव है। कार्यकर्ताओं की बात करें, उनके अपने अनुभव है। अब जो जानकारी आ रही है कि लखनऊ में जो है उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी दफ्तर से एयरपोर्ट तक जो है शव यात्रा, और शव यात्रा के साथ बीजेपी के नेता चल रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कई मंत्री मौजूद हैं। अलीगढ़ ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। अलीगढ़ में अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कल बुलंदशहर में अंतिम संस्कार होगा। बुलंदशहर जिसे वो अपनी कर्म भूमि कहा करते थे, यानी कि कल्याण सिंह कर्म भूमि वो कहते थे बुलंदशहर को। तो अंतिम संस्कार जो है, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी दफ्तर से उनकी जो है यात्रा निकली, एयरपोर्ट जा रही है, और अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी और नुमाइंदगी जो है वो पूरी जिम्मेदारी संभाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद। तो देखिए, 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और कल रात 9:15 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तमाम नेताओं ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया। आपने देखा प्रधानमंत्री अपने तमाम कामों को छोड़कर पहुंचे। मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी सुबह सुबह पहुंची। तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा उनको। ये जो यात्रा है उनकी आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है एक तरह से। तमाम जो कार्यकर्ता हैं हाथों में उनके पोस्टर लिए हुए, उनकी तस्वीरें हाथ में लिए हुए, फूल जो है उन पर बरसा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये 3 तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नमन किया, सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें नमन किया। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने उन्हें याद ना किया हो। सबके अपने अनुभव रहे। हम आपको लगातार सुबह से जो है दिखा रहे हैं, उनके जिंदगी के तमाम किस्से आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा कहा, मीडिया से वो मुखातिब हुए और बहुत बेहद ही भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, हम सबके लिए शोक की घड़ी है। कल्याण जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने अपने माता पिता के दिए नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर कल्याण के लिए जिए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि आप देख पाएंगे। लगातार बीजेपी के अलग अलग नेताओं की जो है जिम्मेदारी बखूबी लगाई गई है। तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर सुबह की है जब सीएम योगी ने कल्याण सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी के साथ जो है सीएम भी थे और उसके बाद वो आवास पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तीसरी तस्वीर विधानसभा की जहां सीएम योगी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, आप क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह का बंदोबस्त किया गया है, कौन जिम्मेदारी वहां की संभाल रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा अभी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगभग आधा दर्जन मंत्री इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं
मैं राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के वीवीआईपी गेट पर हूं। इसी गेट से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो अंदर ले जाया जाएगा। ये वो सड़क है जहां से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद अंदर तक ले जाया जाएगा। इस सड़क पर देखिए पूरी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी जो है वो नजर आती है। मुमकिन उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट के भीतर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से उनको इस द्वार के जरिए, ये जो सामने वाली सड़क दिख रही है, उस द्वार से जो है उनको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा, फिर एयरलिफ्ट करके उन्हें अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा। यानी कि शबाब, ये पूरा जो फासला है, जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं शबाब, ये आपने कहा था कि 10 से 11 किलोमीटर का है जब आपने हमें सुबह जानकारी दी थी, अगर मैं सही हूं। और अब क्योंकि जो शव यात्रा होती है अमूमन उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा कम ही होती है, कार्यकर्ता होते हैं और सबके अपने जज्बात होते हैं, कई जगहों पर रुक भी जाती है। तो हम क्या मान के चलें, कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे? कोई खबर है इस बारे में? और देखिए उनकी जो शव यात्रा है वो कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन जो आलमबाग के इलाके में पड़ता है वहां तक लगभग पहुंचने वाली है और वहां से यहाँ का रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर का बचता है। तो ऐसे में ये मान के चलिए, चूंकि शव यात्रा है बहुत धीरे धीरे आ रही है, मुख्यमंत्री खुद उसकी अगवानी कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जन नायक को जो है वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। बहुत जगहों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। हालांकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास तक पहुंचाया जाए, इसीलिए तमाम जो कार्यक्रम थे वो अपने तय समय से पहले खत्म किए गए। क्योंकि जीनत, आपको जैसा कि हम लोग सुबह से बता रहे थे कि 11 बजे तक उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना था, फिर 1 बजे तक विधानमंडल में और फिर 3 बजे तक जो है वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रखा जाना था। लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा है और धीरे धीरे समय बीत रहा था, इसलिए सारे कार्यक्रमों को जो है वो वक्त से पहले समेटा गया है और उनके पार्थिव शरीर को तय समय से पहले ही जो है वो रवाना किया गया। क्योंकि अधिकांश लोग जिनको आना था पार्थिव शरीर के दर्शन करने, वो उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री खुद जी, थोड़ा सा आप जानते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम्स अमूमन हो जाया करती है, वही हुई। हम शबाब से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो कुछ देखिए, जैसे जो कार्यक्रम तय था, आवास पर 11 बजे तक जो है उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, फिर विधानमंडल भवन में बात हुई कि 1 बजे तक और फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय में। लेकिन हुआ ये कि 11:30 बज गए थे घर पर ही और उसके बाद कोशिश यही हुई, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं ने घर पर अंतिम दर्शन कर लिए थे, तो उसके बाद विधानमंडल भवन में थोड़ा सा कम समय किया गया और फिर पार्टी कार्यालय में भी। और जो ये यात्रा निकल रही है, कुछ कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनको एक आखिरी विदाई जो है उन्हें दे रहे हैं और फिर यहाँ से जो है वो उनका जो पार्थिव शरीर है ले जाया जाएगा उनके पैतृक गाँव। तो वहाँ पर भी एक पूरा परिवार और पूरा गांव, जहाँ से आप अपने गांव से पूरी ज़िंदगी जो है आपकी मायने रखती है, आप जहाँ से निकलते हैं, जहाँ पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, आपका सर्कल होता है, आपके हमउम्र होते हैं, आपके साथी होते हैं और उन दिनों के साथ ही जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा न्यूज़ 18 गाँव तक पहुँचा, घर तक पहुँचा, उस कमरे तक पहुँचा जहाँ पर वो बैठते थे, जहाँ पर पढ़ते लिखते थे, जहाँ पर वो अपने काम भी करते थे, जहाँ पर वो फैसले लेते थे, जहाँ पर पंचायत लगाते थे, आसपास के लोगों से बातें करते थे। उन लोगों से भी बात की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल उनकी सेवा की। उनसे भी हमने उनके मिजाज को जाना, बातचीत के तरीके को जाना, उनके साथ वो कैसे थे। एक नेता के तौर पर तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान के तौर पर वो किस तरह के थे, तो वो सारे पहलू आपने न्यूज़ 18 पर आज जो है लगातार हमारे सहयोगी ने हमें बताए। अगर शबाब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी कीजिएगा। कल्याण सिंह देश की सियासत का वो चेहरा थे जिन्होंने अपने बलबूते देश की राजनीतिक रूपरेखा को बदल कर रख दिया था। सियासत की जब भी बात होगी तब उनके फैसलों का जिक्र जरूर होगा। कल्याण सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत जनसंघ से की। जनता पार्टी और फिर बीजेपी में हिंदूवादी नेताओं के बीच अपनी एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। कहा जाता है कि सियासत की डगर में जब भी कल्याण सिंह डगमगाए, उसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी।
कल्याण सिंह की अपने चाहने वालों के बीच ऐसी पकड़ थी कि वो अतरौली विधानसभा क्षेत्र से 1967 से 1980 तक विधायक रहे। इस बीच 1991 में पहली बार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1997 से 99 तक दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इस बीच कल्याण सिंह ने अपने फैसलों से हिंदूवादी नेता के तौर पर देश और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ दी। उनके फैसले और विचारों ने बीजेपी को देश भर में विस्तार देने में खूब मदद की। बाद में बीजेपी से कुछ सालों के लिए कल्याण सिंह ने दूरी बना ली, लेकिन उनका मन बीजेपी से बाहर नहीं लगा। तभी तो बीजेपी के टिकट पर 2004 में बुलंदशहर से कल्याण सिंह सांसद बने। 2009 में एटा से निर्दलीय चुनकर लोकसभा पहुंचे, जबकि 8 बार अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा से विधायक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो राजनीतिक सफर लगातार हम उनका जो है बता रहे हैं, सभी के अपने अनुभव हैं, उन नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अरविंद जी, आपने पत्रकारिता में लंबा वक्त दिया, रिपोर्टिंग जो आपने की, तो आपके भी खुद के कुछ अनुभव होंगे एक पत्रकार के तौर पर, और एक नेता को जब आप देखते हैं, उसमें कल्याण सिंह को लेकर आप क्या आकलन करते हैं सर? देखिए, 1987-88 से मेरा उनके साथ एक गहरा संबंध रहा, काफी अच्छा रहा, और मुख्यमंत्री भी जब रहे तब भी मेरी उनसे मुलाकातें होती रही थी जी। और लेकिन उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जी। पहला तो यह है कि उनका ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना, और ग्रामीणों के लिए जो उनकी सरकार आई पहली 91 में, उसने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में उसने काफी काम किया। और एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आप जानती है कि जो खेती बाड़ी जो थी उसको लाने वाले जो है, जिसको एक बेंगलुरु घोषणा पत्र बना था एग्रीकल्चर का जी, उसमें 2 नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो इनका, दूसरा भैरव सिंह शेखावत जी का। तो भैरव सिंह जी तो भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन इनका जो अपना योगदान था, एक दूसरा ओबीसी के लीडर के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप जानती है कि 1984 इसमें एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगी, आप जो है इस पर अपनी बात आगे रखिएगा। जब हम इमरजेंसी के बाद का जो टाइम देखते हैं, उसमें आंदोलन करना और फिर जेल जाना, और चौधरी चरण सिंह का भी ये माना जाता है कि काफी प्रभाव था इन पर, क्योंकि आपने किसानों की बात की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट रख रही हूँ। और 86 के बाद जो तब्दीलियां आई बीजेपी में, और तमाम जो हमें कहें कि एक वोट बैंक की बात हुई, हिंदू मुस्लिम, और जो तमाम हिंदू जो है वो इकट्ठा हुए, ऐसा कहा गया। उन्हें इकट्ठा करना, जो उत्तर प्रदेश एक लेबोरेटरी कहा जाता है, जहां पर तमाम अलग अलग जातियों को लेकर हम विवाद देखते हैं, लेकिन उन सबको एक छाते के नीचे ले आए, ये जो करिश्मा था, उसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो करिश्मा है, इसमें राजनीतिक तौर पर कल्याण सिंह का, अगर आप मुलायम सिंह के सरकार में जो है भाजपा के नेता के तौर पर अगर आप भाषण पढ़ेंगे जी, काफी लंबा भाषण है राम जन्मभूमि पर। हाँ। तो उसको अगर आप पॉलिटिकल फ्रेम में देखेंगे तो कल्याण सिंह लेकर के आए पहली बार विधानसभा में, और खुल करके उन्होंने उसको एक राजनीतिक एजेंडे में ले आने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि विश्व हिंदू परिषद और संघ के जो संगठन है जी, उन्होंने अयोध्या के आंदोलन को गरमाने का काम किया। और 1991 में जो कल्याण सिंह की सरकार बनी, तो इन संगठनों को ऐसा लगा कि अब एक माकूल सरकार है, बेहतर सरकार है। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उस समय देख रहा था, बहुत सारे ऐसे पक्ष थे, उसमें कल्याण सिंह जी को हलफनामा देना पड़ा जो है कि हम देखेंगे, और उन्होंने देखने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और ये सारे मामलों ने उनको जो है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वो सबसे आगे आए थे, और उन्होंने एक लाइन ले ली, उस पर फिर उन्होंने एक सीधी लाइन ली, सपाट लाइन ली, इसलिए उन्होंने वहां उस मोर्चे पर आकर के अडवाणी जी को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गौर कर रही होंगी जी, तो एक दौर था कि जब अडवाणी जी बिहार में अरेस्ट हुए थे, मतलब उस समय बिहारी था, एरिया आज के झारखंड का जो मासनजोर इलाका है, जहाँ वो अरेस्ट होके जेल में रखे गए थे जी। तो अगर वो दौर देखेंगे तो अडवाणी सबसे टॉप पर थे। लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह ने जो अयोध्या अवमानना केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने जो हिंदू संगठन है ये हैं, उनमें लीड ले ली, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली कि जो कुछ हुआ उसके
जी, जिम्मेदारी ली और सब सोचते रह गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हैरान कर दिया। उसके बाद नकल अध्यादेश एक बड़ी बात रही और एसटीएफ का गठन श्री प्रकाश शुक्लाकांत, ये कुछ ऐसे बड़े फैसले रहे जिसने हर किसी की जुबान पर कल्याण सिंह के नाम को ला दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का है। उदार चरित्र वालों की तो वसुधा कुटुंब है, वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास भी कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कोई पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा।
आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है। भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूँ, उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है
और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी बुत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो कल्याण सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल अब हमारे बीच नहीं है। लखनऊ में उनकी शव यात्रा निकाली गई और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और यहां से अलीगढ़ ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, जहां अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ में रखा जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे। अंतिम यात्रा पर कल्याण सिंह और पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज अंतिम दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मौजूद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री मिलने का सिलसिला जो है, अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल रात 9:15 पर आखिरी सांस ली थी कल्याण सिंह ने। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने। और ये सड़कों की तस्वीर आप देखिए जरा, ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि कल्याण सिंह की अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह वो शख्सियत जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा को, बीजेपी की राजनीति को एक नई मुकाम तक पहुंचाने में, आज अगर बीजेपी का जो राजनीतिक कद है उसमें कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान। और यहाँ पर आप तमाम बड़े मंत्रियों को देख रहे हैं, नेताओं को देख रहे हैं जो कि पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। लखनऊ में एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा और 3 दिनों का राजकीय शोक अनाउंस किया गया है। और ये तस्वीरें यहाँ से अलीगढ़ ले जाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर से लेकर एयरपोर्ट तक अंतिम यात्रा जो निकली, कुल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि भीड़ भी बड़ी संख्या में, हालांकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बावजूद इसके जो लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर
लखनऊ एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां पर अंतिम यात्रा का एक पड़ाव, यहां पर कल नरौरा में अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर सलामी दी गई और साथ ही राजकीय सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं। और यहां से अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, वहां पर भी स्टेडियम में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद बुलंदशहर में अंतिम संस्कार होगा। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री जब अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो जो शब्द प्रधानमंत्री के वो इस तरह से कि कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया, हमेशा जन कल्याण की योजनाओं को ही लाए और जन कल्याण के उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। कई और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही। शबाब हमारे साथ लखनऊ से लगातार मौजूद है। शबाब, तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही है, हम देख पा रहे हैं कि अभी एयरपोर्ट पर भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और राजकीय सम्मान के साथ ये तस्वीरें दिख रही हैं। कौन कौन वहां पर हैं? और शबाब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरविंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद सिंह जी, अगर कल्याण सिंह जी की राजनीति, कल्याण सिंह जी का योगदान बीजेपी आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचाने में, इसका जिक्र करें तो आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? उसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में आज जहाँ खड़ी है उसमें कल्याण सिंह जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी वो जनसंघ से शुरू हुई थी। और उनके जमाने में जो जनसंघ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में करते थे वो माधव प्रसाद त्रिपाठी करते थे। उसके बाद जो है जब उनका निधन हुआ, उसके बाद जब बीजेपी के लोग इस उहापोह में थे कि कौन नेतृत्व करे, तो सबकी निगाह कल्याण सिंह की ओर गई, क्योंकि वही एक ऐसे लीडर थे जिनकी ओबीसी में, जिनकी संगठन के और क्षेत्रों में काफी गहरी पकड़ थी, और इसीलिए उनको नेतृत्व सौंपा गया। और हो सकता है कि कोई और बनता, लेकिन आप जानती हैं 1989-90 के दिनों में जो मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो एक नया वातावरण बना था, उसमें भी ओबीसी के लीडर के तौर पर कल्याण सिंह के अलावा कोई और विकल्प था नहीं। मैंने उस समय जो है मुरली मनोहर जोशी जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे एक सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे अंगूठी में, सोने की अंगूठी में जो है रांगा मिलाया जाता है, ठीक उस तरह का ये समीकरण है। इसको ये मत समझिए कि मंडल की काट के लिए हमने कल्याण सिंह जी को बनाया है। जी, ना सिर्फ मंडल की काट, बल्कि कह सकते हैं कि बीजेपी की विचारधारा को बरकरार रखते हुए उसके क्षेत्रफल के फैलाव में कल्याण सिंह की भूमिका बहुत बड़ी और जरूरत वो रहे। आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका और शबाब हमारे दोनों सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या देख पा रही हैं? अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? शबाब का रुख कर लेती हूँ। शबाब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जीरत, बताएं। जी शबाब, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अब भी चल रहा है। कितने बजे यहां से टेक ऑफ करना है, पार्थिव शरीर को ले जाना है, क्या खबर? देखिए, अभी श्रद्धांजलि सभा को रोका गया है और कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो इस रास्ते से जो है वो वीवीआईपी एंट्री से जो है वो अंदर जा चुका है। और यहाँ से अंदर जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी विधायक, जितने भी नेता हैं, वो इसी रास्ते से सब अंदर चले गए हैं। थोड़ी देर तक पार्थिव शरीर अंदर रखा जाएगा और उसके बाद यहीं से एयरलिफ्ट किया जाएगा अलीगढ़ के लिए। और मुमकिन उम्मीद है कि लगभग पौन घंटे के भीतर, यानी कि 45 मिनट के भीतर लखनऊ से अलीगढ़ तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच जाएगा, जिसके बाद 5 बजे, सवा 5 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ में दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लखनऊ में जो उनकी यात्रा थी, शव यात्रा जो थी, वो खत्म हो गई है। अंदर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता मंत्री हो सकते हैं वो सब जो हैं अंदर मौजूद हैं। और मुमकिन उम्मीद है
कि अगले 10 मिनट के भीतर जो विशेष विमान है वो टेक ऑफ करेगा यहां से और उसके बाद वो अलीगढ़ पहुंचेगा पौन घंटे के भीतर। कल्याण सिंह की शव यात्रा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से अमौसी एयरपोर्ट तक पहुंची है और लगभग 1.5 घंटा उसको वहां से यहां तक आने में लगा है। तमाम जगहों पर जो कार्यकर्ता थे, जो कल्याण सिंह के चाहने वाले थे, उन्होंने पुष्प जो है उनको अर्पित किए हैं। और कल्याण सिंह का निधन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अध्याय का खत्म होना है। बिल्कुल शबाब, ऐसा ही माना जा रहा है कि राजनीति के एक युग का अंत हुआ कल्याण सिंह के निधन के साथ ही। और ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर दिख रही है, सीधी तस्वीर आ रही है जहां पर पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ यहां श्रद्धांजलि दी गई और अब एयरलिफ्ट करने के लिए आगे ले जाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद हैं यहां पर। श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब अनामिका को रुख कर लेते हैं, अनामिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, आप इस वक्त कहां पर हैं? देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जो अंतिम यात्रा बीजेपी मुख्यालय से निकली थी, आमतौर पर इस रास्ते से अगर जब जाते हैं आम दिनों में तो आपको लगते हैं 20 से 25 मिनट, लेकिन करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए बीजेपी मुख्यालय से एयरपोर्ट तक यात्रा को लाने में। और इस बीच तमाम कार्यकर्ता जो हर चौराहे पर अलग अलग जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां पड़ी बीच में, वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे थे। इसके अलावा सड़कों के दोनों राइट और लेफ्ट साइड में कार्यकर्ताओं की लंबी कतार थी जो सिर्फ और सिर्फ पुष्प वर्षा करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और प्रयास ये था कि आज जिस बाबूजी का आशीर्वाद उनको सारे जीवन मिलता रहा, जिस बाबूजी का आशीर्वाद लेकर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, आज उन बाबूजी की जो अंतिम यात्रा है उसमें उनको भी अपनी ओर से पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिले। और यही वजह रही कि जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय पर भीड़ उमड़ी थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, वही भीड़ हमने पूरे रास्ते भी महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हमें 3 से 4 जगह पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर संडे के दिन में वैसे भी सड़कों पर थोड़ा कम जाम होता है, कम लोग होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भी है आज, लेकिन बावजूद इसके आज बीजेपी त्योहार है, बावजूद इसके यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की कतार लग गई, लखनऊ की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। और ये तस्वीर इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर की अनामिका हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें पार्थिव शरीर को विशेष विमान पर इस वक्त ले जाया जा रहा है और इसी विशेष विमान को एयरलिफ्ट कर अलीगढ़ तक ले जाया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। कल नरौरा में होना है अंतिम संस्कार, लेकिन उससे पहले अलीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम में वहां पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं, मौजूद हैं। और उसके बाद उन्हें बुलंदशहर के नरौरा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को और वहां पर कल होगा अंतिम संस्कार। कल भी पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा बुलंदशहर के नरौरा में और फिर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये जो श्रद्धांजलि का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। हमारे सहयोगी भी बता रही कि पूरी सड़क पर हर तरफ लोगों की कतार लगी हुई थी, सड़क के दोनों तरफ फूलों की बारिश कर रहे थे लोग। न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता तो उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कल्याण सिंह से सीखी, पूर्व मुख्यमंत्री से सीखी और उनके राजनीतिक जीवन पर भी असर रहा पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता कल्याण सिंह जी का। लेकिन बहुत सारे आम लोग भी पहुंच रहे थे अपने इस नेता के दर्शन के लिए और ये बहुत खास बात। और यहाँ पर आप लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पार्थिव शरीर को विशेष विमान पर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ लास्ट तक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर साथ ही कई मंत्री भी मौजूद हैं। सभी यहाँ पर विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शबाब के पास चलूंगी। शबाब, आवाज मिल रही है आपको? आपसे जानना चाहूंगी कि अब आगे का कार्यक्रम क्या है अलीगढ़ में और उसके बाद बुलंदशहर। चलिए शबाब का रुख करूंगी। फिलहाल लगता आवाज नहीं पहुंच रही उन्हें मेरी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। वो रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको जानकारी आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवा को रोका न जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका
आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया, लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? CBI की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं CBI कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की CBI कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए, सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है और कुल मिला करके बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि
आपकी थी और अयोध्या का। आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का में उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानी आप बरतिएगा। ये ठीक है, ढांचा था, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी, नाचा गया। अब उसके केस चल रहा है, उस केस के बारे में जो कुछ हमसे कुछ पूछेगा उसके जवाब अदालत भी देगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप चाहते तो कार सेवकों को रोक सकते थे, आपकी सरकार थी यहाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। स्वच्छता की व्यवस्था की जाए, ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये एक ऐसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या
पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का भी उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी।